नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को मित्रों। आपको आज फिर से एक बार मैं पाकिस्तान की बात यूँ कर रहा हूँ, हालाँकि मेरा आज का मन कुछ और सब्जेक्ट पर बात करने का था, और वो शायद मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद में करूँगा, अभी आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की बात एक ख़ास मुद्दे पर मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट हमारे सामने आने वाला है। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि हम इस पर हल्की-सी बात कर लें, ताकि एक जो थॉट प्रोसेस में एक चीज़ आ जाए कि हाँ, इन चीज़ों की भी अपेक्षा की जा सकती है आने वाले महीनों में। हुआ क्या? आप ये देखिए कि 2000 ये करीब उसकी बात है, जनरल कियानी का वक़्त जो था, जनरल कियानी जब आर्मी चीफ थे, तब तक सीओडी यू नो जो जो इनको जिसको जो डेमोक्रेसी को लेकर जो एक जो समझौता किया गया बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ के बीच में, जिसके तहत दोनों ने ये तय किया था कि हम बेसिकली अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से जो हमारी एसोसिएशन हो सकती है किसी तरह से, जो इंटरफेरेंस हो सकती है फ़ौज की, आर्मी की, उसको हम अलग कर देंगे। फ़ौज की एक्टिविटीज़ को हम पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे, फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट को इन पॉलिटिक्स रजिस्ट किया जाएगा। तो उस जो जो समझौता था, विशाखा मनसद जिसको डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ कि उसके चलते ग्रेजुअली मुशर्रफ जो कि उस वक़्त बन चुके थे, अपने प्रेज़िडेंट बन चुके थे, उनकी पावर्स ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म होनी शुरू हुई और डिग्रेडेशन शुरू हुआ मुशर्रफ का। मुशर्रफ का डिग्रेडेशन इस रैपिडली हुआ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपसी कंप्रोमाइज़ के बाद में, कि आखिरकार आपने देखा कि किस तरह से मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। भागना पड़ा मैं ये कहूँगा बेसिकली। और जब वो अपनी किसी गलतफ़हमी के चलते, फेसबुक वाली फॉलोइंग के चलते बेवकूफ़ाना तरीके से वापस आ गए, और तब तक नवाज़ शरीफ आ चुके थे, तो आपने देखा कि उन पर जुडिशरी में मुकदमा भी दायर किया गया। जनरल जो क्या है, जस्टिस चौधरी का वक़्त था वो। तो और उसके चलते बड़ी मुश्किल से फ़ौज ने उनको जिस तरह से अपने इदारे की इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपने फॉर्मर आर्मी चीफ़ की इज़्ज़त को बचाने के लिए निकाला पाकिस्तान से बाहर, और फिर वो आपको मालूम है कि वो दुबई में ही मौत हुई उनकी। तो खैर, उस सबसे आगे जिस समय पर इन दोनों पार्टियों ने ये आपसी एग्रीमेंट कर लिया, तो फ़ौज को एक मैसेज ये गया कि भई हाउ इनकी ये हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर दे! इनकी ये कैसे हिम्मत हुई कि पाकिस्तान की सियासत में से उस पार्टी को बाहर निकाल दिया जाना, जो दरअसल असली खिलाड़ी अपने आप को मानता है। जो ये मानता है कि दरअसल उसके बिना पाकिस्तान उसकी वजह से है। वो इदारा क्या है? वो है फ़ौज। तो मित्रों, जब बात यहाँ तक आई, तो उस समय पर सीरियसली लॉन्च किया, प्रॉपरली लॉन्च किया गया, रोल आउट किया गया प्रोजेक्ट इमरान खान। प्रोजेक्ट इमरान खान को जब लॉन्च किया गया, तो आप ये देखिए उसमें बहुत बड़े स्केल पर लॉन्च किया, बड़े ग्रैंड स्केल पर लॉन्च किया गया, और उसके उसके लिए बहुत सारे चेंजेस जगह-जगह पर यूँ किए गए कि आने वाले एक लंबे समय तक इमरान खान या इस जो भी उसके साथ में आने वाले जो लोग होंगे, वो राज करेंगे, और उनके उनके ज़रिए प्रॉक्सी में कहीं न कहीं पाकिस्तानी फ़ौज राज कर रही होगी। तो ये सिलसिला चल निकला। इमरान खान आ गए। इनके चलते आप ये देखिए जुडिशरी में लगभग 30 साल का एक प्रोजेक्ट है। 2035 तक का प्रोजेक्ट बनाया गया कि भई 2035 तक इमरान खान या इसकी जगह जो भी लाया जाएगा, अगर ये निकल गया कहीं दुनिया से, और वो इमरान खान और जो बनाई गई जो तमाम पलटन है उसके आस-पास की, वही राज करेगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी। तो उसके चलते क्या हुआ, जुडिशरी में आपको जजेस चाहिए थे। वो जजेस कौन से लाए गए? जो लगभग डाउनग्रेडेड थे, नीचे नीचे के लेवल पे जज थे, और आपने उनको दूसरों के ऊपर आप लेकर आए, जो उनके सुपीरियर जजेस थे, उनके ऊपर उनको लेकर आ गए। सिर्फ़ इसलिए ताकि यंगर जज होंगे, आपने हर एक की बर्थ डेट कैलकुलेट की कि भई ये बंदा इतनी तारीख को पैदा हुआ है, अगर ये इतनी तारीख को यहाँ आ जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो ये इतने दिन तक चीफ जस्टिस रहेगा। द सेम अप्लाइड, तो जो ये जो कैलकुलेशंस थी, ये तमाम कैलकुलेशंस की गईं, और ये पाया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक पर्टिकुलर जज की बात की जाए, तो अभी जो लाई गई थी रिसेंटली जज, आपने देखा होगा चौथे नंबर से लगभग लाए गए वो, जस्टिस आयशा मलिक, पहली महिला जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आई हैं। और आप ज़रा देखिए कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता है, जैसे कि प्लान किया गया और जैसे चलाया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि जस्टिस आयशा मलिक जब चीफ जस्टिस बनेंगी, तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस होंगी।
लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो ये अभी से ये आप क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भैया इतनी एज पे कब पहुँचेंगी, आज ये कितने किस एज पर हैं, किस साल इनका नंबर आएगा, इनसे पहले वाला जो कौन-सा है, वो कब रिटायर हो रहा है, इतने साल का टेन्योर इनका हो गया, ल यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो इस ये तमाम सिलसिले ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, चल रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक जज थे इससे पिछले दौर में इमरान खान के दौर में यानी तो वो है वक़ार सेठ। ये दौर वो है जब आईएसआई चीफ बने हुए थे फैज़ हमीद और तमाम तरह की पॉलिटिक्स को वो डोमिनेट कर रहे थे डिफरेंट तरीकों से और बाय डिफरेंट तरीकों के जो एस्पिनाज के होते हैं, जो ट्रिकरी के होते हैं, जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज तरीके लगाती हैं, उस तरह के तरीकों से वो एक तरह से उनका एक छत्र राज फैला हुआ था पाकिस्तान में। तो वकार सेठ के यहाँ पर वो केस चला था मुशर्रफ वाला ट्रीजन का और जनरली आपको बताऊं ट्रीजन के केसेस का पाकिस्तान में कभी फैसला कोई होता नहीं है लेकिन ये वो वाहिद केस है जिसका जस्टिस वकार सेठ ने उस वक्त फैसला दिया और वकार सेठ ने फैसला दिया कि मुशर्रफ चाहे चला गया है पर कोई बात नहीं लेकिन ये इसको इसको लाया जाना चाहिए वापस। ये जुडिशरी का ऑर्डर है वकार सेठ का जो मौजूद है और इमरान खान का दौर है जब फारूक नसीम जस्टिस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते थे इनके यहाँ एम के वाले फारूक नसीम आपको याद होगा। तो फारूक नसीम उस समय जस्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, लॉ मिनिस्टर और इन्होंने ये जो हमारे इमरान खान का मैंने बताया दौर था, तो उस समय पर वकार सेठ ने जजमेंट दी थी मुशर्रफ के खिलाफ ट्रीजन वाले केस में, ये कहकर कि न सिर्फ उसको लाया जाना चाहिए और इन केस ये लाने से पहले कहीं मर भी जाता है, तो इसको मरने के बाद इसकी लाश को 1 हफ्ते तक टाँगा जाना चाहिए बीच बाज़ार, ताकि लोगों को सबक मिले कि अगर आप ट्रीजरी करते हैं, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल करते हैं, तो आपके साथ क्या किया जा सकता है। जैसे ही जजमेंट आई, हल्ला मच गया और इमरान खान की सरकार जो है वो वकार सेठ को न जाने क्या-क्या बोलने लग गई, इनका दिमाग खराब है, ये है, वो है। तो ये मैं आपको सिर्फ वकार सेठ के इंट्रोडक्शन के तौर पर ये केस बता रहा हूँ कि वो आदमी कानून के लिए और जस्टिस के लिए किस तरह से खड़ा होता था, स्ट्रेट आदमी था। तो उस समय पे क्या हुआ, इन्होंने उसको गाली-गलौच करनी शुरू कर दी और फाइनली अचानक वकार सेठ एक दिन मर गए, मर गए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उस केस की अगर प्रॉपर्ली जांच की जाए तो आप पाएंगे कि वो मरे नहीं, वो मर्डर था, मारा गया था उनको, यू नो। और वो केस बिल्कुल सस्पिशियस है और अब ये मोर और लेस अंडरस्टूड है कि उन्हें मारा गया था और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उसके बाद में भी कई ऐसे लोग जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगता था कि उनके काम के नहीं रह गए हैं या उनके काम में रोड़ा बन सकते हैं, वो निकाले गए। टीएलपी का हेड आपको रिजवी याद होगा, तो वो रिजवी कैसे एकदम ओवरनाइट खत्म हुआ था। तो ये उसी तरह की चीज़ें हैं कि जिस तरह से किसी को फैज़ हमीद के टाइम पर किसी अफ़गान को जॉब असाइन की गई थी हामिद मीर को ख़त्म करने के लिए। हामिद मीर को कैसे ख़त्म करने के लिए कि भई वो नमाज़ पढ़ने दो, दोनों जो इनको जिस आदमी को अपॉइंट किया गया था अफ़गान को, वो और हामिद मीर जुम्मे के रोज़ एक ही रोज़ में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे और इस्लामाबाद में और वहाँ पर उसके शू में कोई पाउडर डालने की बात थी, जो उसके पैर में लग जाए, बस काम खत्म। तो आप ये देखिए इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस वक़्त खेली हैं और उसके परिणाम भी लोगों ने अपनी जान गँवाई है। केसेस दबा दिए जाते हैं। जब आप जो जो लॉ इम्प्लीमेंट कर जो लॉ एनफोर्स करने के जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वही आपके साथ बेईमानी करने पर उतर आएँ, तो फिर आप कहाँ जाएँगे भागकर? और आप कहाँ जस्टिस के लिए जाएँगे? जस्टिस कहीं हो ही नहीं सकता। खैर, तो हम इस बात से अलग, वक़ार सेठ की मैं बात कर रहा था आपसे। तो ये वही वक़ार सेठ स्ट्रेट फॉरवर्ड जज न्याय पर चलने वाले जज, कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर पर चलने वाले जज उनको इस तरह से रास्ते से लाया गया था। खैर, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं लाया गया, वो हाई कोर्ट में रह गए और उनके ऊपर उनके जूनियर जज को लाया गया था। वकार सेठ की एक पिटीशन उस समय जस्टिस गुलजार हुआ करते थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। वकार सेठ की एक पिटीशन वहाँ पर लाई गई थी इसी इनजस्टिस के लिए कि ये कैसे हो रहा है और वो पिटीशन जस्टिस गुलजार ने कभी लगने ही नहीं दी। जस्टिस गुलजार ने वो पिटीशन कभी आप सोचिए ना कि जस्ट जो जुडिशियल मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाता है। तो न केस लगेगा, न केस सुना जाएगा, न उसका फैसला होगा, न उसके बाद ये कोई पॉलिटिक्स होगी। तो जस्टिस वकार सेठ पिटीशन दायर करने के बाद में अपने वहीं बचे रहे जो हाई कोर्ट में ही रह गए। वो पिटीशन कभी आज तक लगी ही नहीं सुनवाई के लिए, लेकिन वो पिटीशन कहीं आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में रखी है। नाउ सितंबर में छुट्टियां खत्म हो रही हैं
12 जुलाई की 12 सितंबर के बाद में रेगुलर कोर्ट शुरू, यानी बंदियाल साहब 16 सितंबर को फारिग, 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा। और आप सोचिए, ये इस पिटीशन को ऊपर आना चाहिए। अगर ये पिटीशन ऊपर आती है, इस पर सुनवाई होती है, फैसला होता है, तो आप जरा सोचिए रिपरकशन क्या होंगे। भयानक, गजब। अपने आप सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म हो जाएगा जुडिशरी का। कैसे? जितने जूनियर जजेस लाए गए हैं, और आपको याद है मैं आपको बीच बीच में इसका जिक्र करता रहा हूं कि इन लोगों को जो ये तमाम जो जत्था मेजोरिटी का जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जो बंदियाल के पीछे लगा हुआ है, वो सिर्फ इसी बात के लिए लगा हुआ है। तो सबको मालूम है कि रास्ते का कांटा जस्टिस काजी भाई जैसा है। अगर ये निकल जाए तो इन सब का रास्ता खुल जाएगा, और इसीलिए बंदियाल के आसपास जो मेजोरिटी बनी रही वो बनी रही। तो वो इसलिए बनी रही क्योंकि सबको मालूम है अगर काजी भाई जैसा आ गए तो ये जो जूनियर प्रमोट होकर ऊपर आए थे ये सब फारिग हो जाएंगे, इनको निकाल दिया जाएगा। उनको मालूम है कि इनके खिलाफ जस्टिस काजी भाई साहब ने तब भी आवाज़ उठाई थी कि ये नहीं होना चाहिए। जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट्स में, उनको ऊपर लाया जाना चाहिए। उन लोगों के साथ इनजस्टिस किया गया, इन लोगों को ऊपर लाया गया, और नतीजा ये कि जो है। तो आप ये देखिए, इसी चक्कर में क्या होता है, इसका एक फायदा है ना। बंदयाल साहब जब ऐसा करते हैं तो अब याद है बंदयाल साहब ये कर रहे थे, डील किसने करवाई थी? कमर जावेद बाजवा। तो सबके अपने इंटरेस्ट थे। मामला क्या है कि कल को जब आप पोस्ट में न रहें तो कोई तो हो जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। और जाहिर है कि अगर आपने किसी को फेवर करके वहां इस पोस्ट पर लगवाया है तो उसका फायदा ये कि कल को कोई बात आ जाएगी तो वो आपको प्रोटेक्ट तो करेगा ना, और कुछ नहीं तो इतना फेवर तो करेगा कि आपको बहुत हार्म नहीं होने पाए। तो ये वो पॉलिटिक्स है जो इस बीच में चलती रही है। आज इमरान खान हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ पिटीशन लेकर गए हैं, ये कहते हुए कि हमें इन पर भरोसा नहीं है, और हमारा जो तोशाखाना केस सुना जा रहा है, उस तोशाखाना के केस में इनको हटाया जाए। हमें इनसे जस्टिस की उम्मीद नहीं है। याद कीजिए, जस्टिस ये आमिर फारूक जो हैं, ये उस समय पर चीफ जस्टिस बन चुके होंगे जिस समय पर अगर आयशा मलिक का जो नंबर है, जो कि पोटेंशियली लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकती हैं, अगर वकार सेठ की पिटीशन को सुना जाता है तो वो फारिग हो जाएंगी। अगर वो और उनके साथ जितने आए हैं, जो पूरा का पूरा बंच मेजोरिटी का जो जो ड्रामा चल रहा है 6-7 जजेस का, ये सब के सब फारिग होंगे, और इनकी जगह पर जो जिनको आना चाहिए था पहले से वो आएंगे। और जस्टिस जो आयशा मलिक हैं, इनकी जगह पर यही आमिर फारूक जिनके खिलाफ आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लेकर गए हुए हैं, रिक्वेस्ट लेकर कि भाई इनको रिक्यूज करवाया जाए हमारे केस से, हमको इससे जस्टिस की उम्मीद नहीं है। तो बेसिकली कम सितंबर पाकिस्तान की जुडिशरी में तूफान आ रहा होगा, क्योंकि वकार सेठ की पिटीशन बाहर निकल रही होगी। अगर सितंबर में आते ही नहीं तो सितंबर के आखिर की तरफ आप मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर के बीच में ये पिटीशन निकाली जाएगी, और ये तमाम जजेस जो नीचे से उठाकर सीधे ऊपर ले आए गए हैं सीनियर जजेस को और सुपरसीड करते हुए, तो ये गेम अब खत्म होने जा रहा है। और इसके चलते जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखिए, अगर सब कुछ ठीक चलता है तो पाकिस्तान के लिए जाहिर है और उनकी जुडिशरी के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि ये तमाम जजेस जिनको सुपरसीड किया गया, ये वो जजेस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, लॉ के साथ में चलने वाले लोग थे, जस्टिस के साथ चलने वाले लोग हैं। तो लेट अस सी कि हाउ इट गोज, बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये होने जा रहा है, और ये जरूर होगा। ये आप मान लीजिए, ये जरूर होगा। कुछ आगे कुछ पीछे, मगर ये होगा, और ये होगा तभी जब काजी भाई जाएंगे। जाहिर है वो तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अब ये जो लोग अभी बैठे हुए हैं इनका तो अपना इंटरेस्ट है। तो लेट अस सी, ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जुडिशरी वाला, और बिना जुडिशरी के सफाई किए हुए आप जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते। और इनफैक्ट पॉलिटिकल क्लींजिंग भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ये निकलते नहीं है, क्योंकि जब तक अगर पॉलिटिकल क्लींजिंग कैसे, मतलब पॉलिटिक्स के जिन लोगों के जब केसेस यहाँ आएंगे और ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, तो जाहिर है कि फिर आपको जो जजमेंट मिलेगी वो भी बायस मिलेगी। तो ये किस्सा है। खैर, तो मित्रों, ये छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की, आपने लिखा कमेंट्स में कि आपको डाइवर्स सब्जेक्ट्स पर बात करना सुनना अच्छा लग रहा है। तो
ठीक है, जैसी भी व्यूअरशिप हो, लेकिन मैं आपको वो डाइवर्स सब्जेक्ट्स देता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा, इसके बाद भी। आपसे दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा काइंडली, और अपने कमेंट्स दीजिएगा ये बताते हुए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस अपडेट के साथ में। और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय-बाय।